ध्यान देंगे बालक। पिछले क्लास में हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में लिखे थे, इसके उत्पत्ति के बारे में कि ये उत्पन्न होता कैसे है। आज हमको पढ़ना है मैक्सवेल का विस्थापन धारा नियम या एम्पियर के परिपथीय नियम का व्यापक रूप, दोनों इसी का नाम है। तो ध्यान देंगे, इसको मैक्सवेल का विस्थापन धारा नियम या एम्पियर का परिपथीय नियम कहा जाता है। तो इसके बारे में समझना होगा, इसमें व्यंजक वगैरह भी हम लोग निकालेंगे। इसको एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों का कंबाइंड ये डेरिवेशन होता है। तो आप हेडिंग देंगे, हेडिंग दिया जाए बालक, मैक्सवेल का, यहां से ये वाला हेडिंग देंगे, मैक्सवेल का विस्थापन धारा नियम, मैक्सवेल का विस्थापन धारा नियम या एम्पियर के परिपथीय नियम का व्यापक रूप, या एम्पियर के परिपथीय नियम का व्यापक रूप, या एम्पियर के परिपथीय नियम का व्यापक रूप, इसी के बारे में समझना है हम लोग को। हो गया बालक, हेडिंग दे दीजिए। अब ध्यान देंगे, एम्पियर का परिपथीय नियम हम लोग पढ़े थे, ये बंद परिपथ के लिए काम करता है। ये जब काम करेगा तो बंद परिपथ के लिए काम करेगा। इसको लिखने के लिए हम लोग यूज किए थे इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ। और इसका जो एम्पियर का परिपथीय नियम होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ कहा जाता है, ये होता है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I। निकाले भी थे हम लोग, इसको सिद्ध भी किया गया था। हेडिंग दे दिए बालक। चल लिखेंगे इसके नीचे, किसी तार से प्रवाहित विद्युत धारा के कारण किसी तार से प्रवाहित विद्युत धारा के कारण किसी तार से प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उसके चारों ओर विद्युत धारा के कारण उसके चारों ओर अस्थाई विद्युतीय क्षेत्र, उसके चारों ओर अस्थाई विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके चारों ओर अस्थाई विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके लिए एम्पियर का परिपथीय नियम लागू होता है, जिसके लिए एम्पियर का परिपथीय नियम लागू होता है, जिसके लिए एम्पियर का परिपथीय नियम लागू होता है, जो इस प्रकार है, एम्पियर का परिपथीय नियम लागू होता है जो इस प्रकार है। तो देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम हम लोग क्या पढ़े थे, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I। इसको हम देंगे समीकरण नंबर 1, लिख लिया जाए। इसको एम्पियर का परिपथीय नियम कहा जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I। ये सिद्ध किए थे हम लोग, प्रूव किया गया था। लिखेंगे यह नियम, पैराग्राफ चेंज करके, यह नियम तब मान्य होगा जब विद्युतीय क्षेत्र समय के साथ
जब विद्युतीय क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित हो, समय के साथ परिवर्तित हो, अर्थात समय के साथ परिवर्तित होने वाला, अर्थात समय के साथ परिवर्तित होने वाला विद्युतीय क्षेत्र भी, समय के साथ परिवर्तित होने वाला विद्युतीय क्षेत्र भी विद्युत धारा उत्पन्न करता है, विद्युतीय क्षेत्र भी विद्युत धारा उत्पन्न करता है। हो गया वाला, मतलब विद्युतीय क्षेत्र में परिवर्तन से भी विद्युत धारा का उत्पादन हम लोग कर सकते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, मैक्सवेल ने, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, मैक्सवेल ने यह पाया कि इस प्रकार की विद्युत धारा समान चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है, जैसा कि चालक से प्रवाहित धारा के कारण, उत्पन्न होता है, अतः इस विद्युत धारा को विस्थापन धारा कहा जाता है। देखिए सामने लिखा हुआ है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, देख लीजिए, छूटा हुआ है तो। हो गया बालक। अब देखिए पैराग्राफ चेंज करके हम लोग लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, अतः किसी क्षेत्र में, पैराग्राफ चेंज करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, अतः किसी क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तित होने वाले विद्युतीय क्षेत्र अर्थात विद्युतीय फ्लक्स के कारण उत्पन्न विद्युत धारा को विस्थापन धारा कहा जाता है। हो गया, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे और बाहर लिखेंगे, इसे आईडी द्वारा सूचित किया जाता है, हो गया बालक।
कैसे आप लिखेंगे? तो आईडी से लिखेंगे विस्थापन धारा को। अब आईडी कितना होता है तो देख लीजिए। ये रहा आपका विस्थापन धारा। विस्थापन धारा आईडी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा रुक जा। आईडी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और डी फाई ई अपॉन डी टी। विस्थापन धारा आईडी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। डी फाई ई अपॉन डी टी। अब देखिए यहां पे एप्सिलॉन नॉट से आप परिचित है, निरपेक्ष विद्युतशीलता होता है। ये जो डी फाई लिखा हुआ है इसको बोलते हैं विद्युतीय फ्लक्स में परिवर्तन। ई लिखा है तो विद्युतीय है, बी लिख देते तो चुंबकीय हो जाता। तो ये कितना होता है? तो ये होता है φ2 - φ1 और dt मतलब होता है टाइम में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। और समय में परिवर्तन को कैसे लिखा जाता है? t2 - t1। इसका मतलब ये है यहाँ पर d फाई ई जो आपने लिखा है तो d मतलब डिफरेंस होता है, परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन निकालेंगे कैसे? तो φ2 - φ1 ये अंतिम फ्लक्स कहलाता है, प्रारंभिक फ्लक्स कहलाता है। और t2 - t1 समय का परिवर्तन, अंतिम समय में से प्रारंभिक वाले को घटा देंगे। अब यहां समझिए डायग्राम के माध्यम से कि सर हम लोग हेडिंग दिए हैं मैक्सवेल का विस्थापन धारा। तो सवाल ये है कि विस्थापन धारा क्यों कहा गया है? हम धारा ही कहते हैं, इसमें विस्थापन धारा क्यों यूज किया गया है? तो याद रखेंगे ये जो करंट है ये संधारित्र के विस्थापन से, ये धातु के विस्थापन से उत्पन्न होता है। समझिए थोड़ा। हमने बोला कि आप दो चालक प्लेट ले लीजिए, एक धन आवेशित एक ऋण आवेशित। ठीक है, आप दो चालक प्लेट ले लीजिए, एक पॉजिटिव ले लीजिए एक नेगेटिव ले लीजिए और इन दोनों को एमीटर से कनेक्ट कर दीजिए। क्यों एमीटर से कनेक्ट करने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि करंट थोड़ा सा भी बनेगा तो ये बता देगा। याद रखेंगे एमीटर से, मान लीजिए करंट बनेगा तो आपको मालूम नहीं चलेगा, तो आप एमीटर लगा के रखिए कि थोड़ा सा भी करंट बनेगा तो हमको मालूम चल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्लेट पर प्लस ले लेंगे और इस प्लेट पर माइनस ले लिया जाएगा। अब बार बार इसको नजदीक लाना है, दूर ले जाना है, बार बार ऐसे करना है। तो ऐसे करने से क्या होगा? तो देखिए क्या होगा, नजदीक आएगा तो प्रबल विद्युतीय क्षेत्र, दूर जाएगा तो दुर्बल विद्युतीय क्षेत्र। प्रबल दुर्बल ये बार बार कीजिएगा तो इसके फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा और क्षेत्र में भी परिवर्तन हो रहा है। तो इस परिवर्तन के कारण जो इलेक्ट्रॉन एक परिपथ में बैठा हुआ है, क्योंकि ध्यान देंगे आप कहते हैं कि सर कोई सर्किट में अगर मान लीजिए तार है, तार में बैटरी जोड़ देते हैं तो करंट का फ्लो होता है। तो ये बताइए कि आप उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं बैटरी जोड़ने से? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो पहले से था उसमें, वो चल नहीं रहा था। तो अगर मेरे पास सर्किट है, इसमें हम करंट कहीं नहीं दिए हैं, एक पर प्लस चार्ज एक पर माइनस चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन तो पहले ही से बैठा हुआ है, चल नहीं रहा है बालक। चलेगा कब? जब इसको एनर्जी मिलेगा। तब हम क्या करेंगे, इन दोनों प्लेट को बार बार नजदीक लाइए, दूर ले जाइए। इससे क्या होगा कि विद्युतीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, प्रबल विद्युतीय क्षेत्र दुर्बल विद्युतीय क्षेत्र, बार बार ये सब काम होगा। इससे क्या होता है, आपके परिपथ में एक विद्युत वाहक बल बनता है। ठीक है, इस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल बनता है। तो देखिए नाम क्या है, विद्युत वाहक बल, मतलब इलेक्ट्रॉन को गति कराने वाला बल। तो जब बार बार ये सब काम कीजिएगा, नजदीक लाना दूर ले जाना, तो इलेक्ट्रॉन को एक धक्का मिलता है। इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा? एक बल मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, और इसी ऊर्जा को प्राप्त करके ये क्या हो जाता है, परिपथ में गतिशील हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देगा तो क्या बनेगा? करंट। तो आप कहिएगा कि सर ये बन कैसे रहा है? तो याद रखेंगे इनके बीच विद्युतीय क्षेत्र ई बनता है और बार बार आगे पीछे करने से परिवर्तित होता है। इसी परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और वही विद्युत वाहक बल परिपथ में क्या उत्पन्न करेगा? करंट। और इस करंट को हम लोग आईडी कहेंगे, विस्थापन धारा कहेंगे। क्यों?
तो ये करंट कैसे उत्पन्न हुआ है? तो आपके बार बार आगे पीछे करने से। तो इसको क्या कहा जाता है? विस्थापन करना कहा जाता है। तो याद रखेंगे, ऐसे जो करंट उत्पन्न कीजिएगा आप बार बार विस्थापन करके, तो करंट का नाम क्या दे देंगे? विस्थापन धारा। क्लियर है बालक? डायग्राम से थोड़ा समझते हैं कि सर डायग्राम में क्या है। देखिए, दो प्लेट दिख रहा है, एक पर पॉजिटिव है, एक पर निगेटिव है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन कहाँ होता है? फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। विद्युत बल रेखा पढ़े थे ना जी, ये धन से निकलता है, ऋण की तरफ जाता है। तो देखिए यही डायग्राम है, इस पर पॉजिटिव है, इस पर निगेटिव है। अब बार बार ये आगे पीछे करना है, देखते हैं। देखिए यहां पर कह रहा है कि था यहाँ पर डॉट के पास, यहां ला दिए, इथा यहाँ पर, यहां ला दिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग आगे पीछे कर रहे हैं, इसको नजदीक ला दिए हैं। कभी दूर लेके जाएंगे, कभी नजदीक लेके आएंगे, बार बार। तो इसमें यही करंट बनता है जो आप लिखे हैं ID, ठीक है। यही सर्किट में करंट बनेगा। और ये बन क्यों रहा है? तो इसके विस्थापन के कारण, इसीलिए इसका नाम क्या है? विस्थापन धारा। एक और इससे संबंधित एक और डायग्राम है, ये वाला डायग्राम। अब इसमें भी देख सकते हैं सर, इसमें तीन तीन पोजीशन, यहाँ ध्यान देंगे, अभी यहाँ है, यहाँ ला दिए तो नजदीक हो गया, यहाँ लेके आ गए तो दूर हो गया। इसमें यहाँ लेके आ गए तो दूर हो गया, बगल में लेके आ गए तो नजदीक हो गया। तो याद रखेंगे, बार बार आगे पीछे कीजिए। अगर देखिए ये जो E है, E का डायरेक्शन दिया हुआ है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बन रहा है बालक, और जब नजदीक लाइएगा तो प्रबल विद्युतीय क्षेत्र, दूर ले जाइएगा तो दुर्बल विद्युतीय क्षेत्र। और इस क्षेत्र में परिवर्तन के कारण एगो विद्युत वाहक बल बनता है, और उसी विद्युत वाहक बल से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? परिपथ में चलना शुरू करेगा, और जिससे धारा का निर्माण होता है। कोई दिक्कत बालक? अब डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम है बना लेते हैं हम लोग। दो गो प्लेट ले लेना है, इस पर क्या लिख लेंगे? ये सारा आपका पॉजिटिव वाला हो जाएगा, या इतना नहीं लिख के यही लिख देंगे, प्लस Q माइनस Q। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा दिया जाए कि इनके बीच क्या बनता है? क्षेत्र बनता है। बार बार आगे पीछे कीजिएगा तो इसमें करंट बनेगा। करंट का नाम क्या होगा? ID, विस्थापन धारा। ये भी कैसे चलेगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जल्दी बनाइए डायग्राम। हो गया बालक? इसके नीचे लिखा जाए, मैक्सवेल के अनुसार, हाथ चलाइए जल्दी, बतिया बतिया लिखा जा रहा है एकदम। लिखेंगे मैक्सवेल के अनुसार चालन धारा I, मैक्सवेल के अनुसार चालन धारा I, मैक्सवेल के अनुसार चालन धारा I तथा विस्थापन धारा ID, मैक्सवेल के अनुसार चालन धारा I तथा विस्थापन धारा I संयुक्त रूप से, आइडिया ने लिखा है जी, देखिए सामने देखते भी रहिए, ठीक है। कान सुनेगा, आंख देखेगा, हाथ लिखेगा, सब एक साथ काम करना चाहिए। विस्थापन धारा ID संयुक्त रूप से, विस्थापन धारा ID संयुक्त रूप से सततता प्रदर्शित करता है। मैक्सवेल के अनुसार चालन धारा I
तथा विस्थापन धारा आईडी संयुक्त रूप से सततता प्रदर्शित करता है, संयुक्त रूप से सततता प्रदर्शित करता है, अर्थात I प्लस आईडी। अब रुक जाइए, अब क्या लिखे हैं समझिए, ध्यान देंगे। मैक्सवेल का नियम कहता है कि हमारे परिपथ में पहले से वो करंट था जिसका नाम क्या है आई, इसको चालन धारा कहेंगे। अभी इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, तो जो करंट का फ्लो हो रहा है इसका नाम क्या है, चालन धारा, ठीक है। और अब कह रहा है कि बार बार आगे पीछे आप कीजिएगा चालक प्लेट को या धातु को, तो इसमें एक और करंट आ जाएगा जिसका नाम क्या है आईडी। अभी बहुत कम होता है, हम लोग तो इसका काउंटिंग करते नहीं है, बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पर ही टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसको लिखना होगा। तो आप कहिएगा कि सर आई तो पहले से था और एक और धारा आ गया जिसका नाम क्या है आईडी। तो अब इन दोनों को एक साथ हम लोग काउंट करेंगे। अब आई नहीं लिखेंगे, आई के साथ आई प्लस आईडी लिखना होगा। क्यों? ये दोनों एक साथ ही रहता है। अभी वैल्यू लगभग ना के बराबर होता है इसीलिए काउंट नहीं करते हैं, लेकिन रहता है बालक, याद रखिएगा। तो अब ये बताइए कि जब सततता प्रदर्शित करेगा तो हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या लिखिएगा बालक, ध्यान दीजिए। समीकरण 1 याद कीजिए, समीकरण 1 था इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, यही था ना बालक, यही था। अब आप बोले कि सर ये तो सततता प्रदर्शित करता है, दोनों एक ही साथ रहता है, तो इसको हटाइए और इसके जगह लिख दीजिए आई प्लस आईडी। क्लियर है बालक? और विस्थापन धारा दूसरा समीकरण में निकाले थे, तो विस्थापन धारा अगर यूज कर लीजिएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस, अब इसका वैल्यू लिखे थे एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। इसी को एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय समीकरण या नियम कहा जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग एम्पियर मैक्सवेल का परिपथ समीकरण कहेंगे या मैक्सवेल का विस्थापन धारा समीकरण कहा जाता है। अब कहां से लिखना होगा, तो यहां से यहां तक, पीछे वाला हो गया ना हम लोग का, यहां से हो गया बालक। लिखेंगे समीकरण 3 को लैंग्वेज लिखना होगा। समीकरण 3 को एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय समीकरण या नियम कहा जाता है। परिपथीय समीकरण या नियम कहा जाता है। परिपथीय समीकरण या नियम कहा जाता है। हो गया बालक? तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय समीकरण बताइए, तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट में आई प्लस आईडी, अगर आईडी हटाना होगा तो एप्सिलॉन नॉट डी फाइव ई अपॉन डी टी। जिनका टेस्ट वगैरह है जाइए, जिनका नहीं है आराम से पढ़ेंगे। ये टेस्ट है तो जाइए, समय से पहले पहुंचिए वहां।
हो गया वाला। चलिए अब यहां से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आगे पढ़ना है मैक्सवेल का क्षेत्र समीकरण। सुन लीजिए बालक, आगे जो पढ़ने वाले हैं ये है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग में मैक्सवेल का क्षेत्र समीकरण। अभी लिखवाएंगे, बोल के सुनिए पहले। तब सवाल ये है कि सर मैक्सवेल का क्षेत्र समीकरण क्या होता है? तो ध्यान देंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग में सभी घटनाओं को, मिली जुली घटनाओं को व्यक्त करने के लिए अलग अलग समीकरण का, अलग अलग नियम का पालन किया जाता है। तो मैक्सवेल के सम्मान में जितना समीकरण था, मुख्य रूप से 4 समीकरण, सबको मिला के कह दिया गया मैक्सवेल का क्षेत्र समीकरण। तो याद रखिएगा, मैक्सवेल के क्षेत्र समीकरण में 4 समीकरण होता है जिसको मैक्सवेल का क्षेत्र समीकरण कहा जाता है। उसमें भी है, इसका भी एगो नाम है, याद रखिएगा। ई भी है, एम्पियर का परिपथीय नियम है, गॉस का नियम है, फैराडे का नियम है। तो चारों समीकरण को लिख के और नीचे लिख देंगे कि चारों समीकरणों के इस समूह को मैक्सवेल का क्षेत्र समीकरण कहा जाता है। तो देख लीजिए, उसके बाद ही लिखेंगे। मैक्सवेल इक्वेशन दिख रहा है, 1 नंबर समीकरण, 2 नंबर समीकरण, 3 नंबर समीकरण और 4 नंबर। ये चारों मिलके क्या हो जाएगा? मैक्सवेल का क्षेत्र समीकरण। हेडिंग दिया जाए, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए मैक्सवेल का क्षेत्र समीकरण, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए मैक्सवेल का क्षेत्र समीकरण, मैक्सवेल का क्षेत्र समीकरण हेडिंग दिया जाए, मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, या इसको मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहा जाता है। अब इसमें 4 समीकरण होगा जिसको संयुक्त रूप से मैक्सवेल का क्षेत्र समीकरण कहा जाएगा। हेडिंग हो गया वाला, लिखा जाए, विद्युत चुंबकीय प्रभावों के, विद्युत चुंबकीय प्रभावों के, विद्युत चुंबकीय प्रभावों के मिलीजुली घटनाओं की, विद्युत चुंबकीय प्रभावों के मिलीजुली घटनाओं की व्याख्या, विद्युत चुंबकीय प्रभावों के मिलीजुली घटनाओं की व्याख्या निम्नलिखित, मिलीजुली घटनाओं की व्याख्या निम्नलिखित 4 समीकरणों से, घटनाओं की व्याख्या निम्नलिखित 4 समीकरणों से, निम्नलिखित 4 समीकरणों से की जाती है, निम्नलिखित 4 समीकरणों से की जाती है इस क्षेत्र में मैक्सवेल के, इस क्षेत्र में मैक्सवेल के, इस क्षेत्र में मैक्सवेल के बहुमूल्य योगदान के कारण, इस क्षेत्र में मैक्सवेल के बहुमूल्य योगदान के कारण, इस क्षेत्र में मैक्सवेल के बहुमूल्य योगदान के कारण, बहुमूल्य योगदान के कारण उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं के सम्मान में इसे, उन्हीं के सम्मान में इसे मैक्सवेल का क्षेत्र समीकरण, उन्हीं के सम्मान में इसे मैक्सवेल का क्षेत्र समीकरण कहा जाता है, उन्हीं के सम्मान में इसे मैक्सवेल का क्षेत्र समीकरण कहा जाता है, मैक्सवेल का क्षेत्र समीकरण कहा जाता है, जो निम्न है,
मैक्सवेल का क्षेत्र समीकरण कहा जाता है जो निम्न है। डैश दे दीजिए, हो गया बालक। तो आपको अभी बताए हैं कि क्षेत्र समीकरण में मिला जुला के टोटल 4 गो समीकरण है, और विद्युतीय के बारे में भी बताएगा, चुंबकीय के बारे में भी बताएगा। क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग में पढ़ चुके हैं कि विद्युतीय क्षेत्र भी बनता है और चुंबकीय क्षेत्र। तो दोनों से मिला जुला जो घटना होगा, सबके लिए कितना समीकरण दिया गया है? 4। और चारों को जब मिला दिया जाएगा तो चारों समीकरणों के समूह को क्या बोलेंगे? तो मैक्सवेल का क्षेत्र समीकरण। 1 नंबर देखिए समीकरण क्या है। तो 1 नंबर समीकरण है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ B डॉट डीए इक्वल टू 0। ध्यान देंगे, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ये बंद परिपथ के लिए काम करता है, याद रखिएगा। B डॉट डीए इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1। इसको कहा जाता है चुंबकत्व में गॉस का नियम। चुंबकत्व में गॉस का नियम। अगर यही रहता B डॉट इंटू डीए या डीएल भी हो सकता है, इक्वल टू कितना? फाई ई। तो ये हो जाता है विद्युतीय क्षेत्र में, ठीक है, विद्युत स्थैतिक में गॉस का नियम हो जाता है। तो हम लोग एक एक करके लिखेंगे, पहले चुंबकत्व में लिखेंगे, उसके बाद विद्युत में आएंगे। 1 नंबर में लिख लिया जाए, इसके बारे में बोलेंगे। इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ B डॉट डीए इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ B डॉट डीए इक्वल टू 0 लिख लिए बालक। इसके नीचे लिखेंगे यह नियम चुंबकत्व में, यह नियम चुंबकत्व में गॉस का नियम कहलाता है। यह नियम चुंबकत्व में गॉस का नियम कहलाता है। चुंबकत्व में गॉस का नियम कहलाता है। यह नियम चुंबकत्व में गॉस का नियम कहलाता है। यही विद्युत स्थैतिकी में बात कर ले तो यहां हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ E डॉट डीए इक्वल टू फाई ई समीकरण नंबर 2 लिखे बालक। समीकरण नंबर 2 में लिखेंगे इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ E डॉट डीए इक्वल टू फाई ई। जितना लिख रहे हैं सब सारा सिद्ध हो चुका है पहले। हो गया बालक। लिखेंगे यह नियम विद्युत स्थैतिक में, यह नियम विद्युत स्थैतिक में गॉस का प्रमेय कहलाता है। यह नियम विद्युत स्थैतिक में, यह नियम विद्युत स्थैतिक में गॉस का प्रमेय कहलाता है। यह नियम विद्युत स्थैतिक में गॉस का प्रमेय कहलाता है। गॉस का प्रमेय कहलाता है। 3rd नंबर इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ E डॉट डीएल इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी समीकरण नंबर 3। अब देखिए फाई बी का मतलब क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स। E लिख देंगे तो विद्युतीय फ्लक्स, और B होगा तो चुंबकीय फ्लक्स, और D लगा दिए। तब बताइए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे होगा? तो आप कहेंगे फाई 2 माइनस फाई 1, और अगर कहीं dt लिखा है इसका मतलब T2 माइनस T1 समय में परिवर्तन होगा। तो याद रखिएगा B लग गया है तो चुंबकीय फ्लक्स हो गया, E रहता तो विद्युतीय फ्लक्स कहलाता है। चलिए इसको लिखेंगे। यह आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फैराडे का नियम है। ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फैराडे का नियम कहलाता है। माइकल फैराडे, जो नाम सुने। ये समीकरण 3 हो जाएगा। लिखेंगे यह नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण में
यह नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फैराडे का नियम कहलाता है। यह नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फैराडे का नियम कहलाता है। फैराडे का नियम कहलाता है। और चौथा वाला इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट और आई प्लस आई डी। चौथा ही तो आज निकाले। आईडी हटा दे रहे हैं, आईडी की जगह बताइए क्या था। तो आईडी जाता है एप्सिलॉन नॉट और डी फाई ई अपॉन डी टी। 4 नंबर समीकरण। अगर इसके बारे में लिखना हो तो लिख सकते हैं कि जहां आईडी क्या है तो विस्थापन धारा है, विस्थापन धारा है, और ये होता कितना है तो एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई अपॉन डी टी। हो गया बालक। लिखेंगे यह नियम एम्पियर मैक्सवेल का, यह नियम एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम कहलाता है। यह नियम एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम कहलाता है। एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पॉइंट मत दीजिएगा, पैराग्राफ चेंज करके केवल लिखा जाए। चारों समीकरणों के इस समूह को ही मैक्सवेल का क्षेत्र समीकरण कहा जाता है। चारों समीकरणों के इस समूह को ही मैक्सवेल का क्षेत्र समीकरण कहा जाता है। इस शुरू में ही आपको बताए थे कि 4 समीकरण हैं और इसी के समूह को क्या कहेंगे, मैक्सवेल का क्षेत्र समीकरण। चारों समीकरणों को, इस समूह को ही मैक्सवेल का क्षेत्र समीकरण कहा जाता है। हो गया बालक। चलिए, तो अगर ये आएगा, पूछा जाएगा कि क्षेत्र समीकरण बताइए, तो आप कहेंगे विद्युतीय तथा चुंबकीय घटनाओं के, ध्यान देंगे, विद्युतीय तथा चुंबकीय घटनाओं की व्याख्या के लिए जिन्हें 4 समीकरण का प्रयोग हम लोग करते हैं उसे कहा जाता है आपका मैक्सवेल का क्षेत्र समीकरण। मतलब इसमें विद्युतीय क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र मिली जुली घटनाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। ये हो गया वाला आपका। अब आपसे कहा जाएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण बता दीजिए और उसका उपयोग बता दीजिए। तो याद रखेंगे, गुण और उपयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग में तो नहीं रहता है गुण। लिखा जाएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों को लिखें, व्याख्या करें, समझाएं, तो कुछ भी लिखे बात वही है। हेडिंग दिया जाए विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, हेडिंग देंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण एवं उपयोग। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण एवं उपयोग। Properties and uses of electromagnetic waves। Properties and uses of electromagnetic wave। अब इसका गुण लिखा जाएगा। पहले हम लोग सारा प्रॉपर्टी लिख लेंगे और इसके बाद क्या लिखेंगे, इसका यूज। तो हमको गुण पे बात करना है तो गुण लिखकर डैश दे दीजिए और एक एक करके हम लोग इसके बारे में लिखेंगे।
इसका बहुत ज्यादा गुण तो कल भी डिस्कस होता है पिछले क्लास में। हो गया बालक, गुण लिखकर डैश दीजिए। 1 नंबर गुण में लिखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है, एक अनुप्रस्थ तरंग है जिसमें विद्युतीय क्षेत्र, एक अनुप्रस्थ तरंग है जिसमें विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत, परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो याद रखेंगे अनुप्रस्थ तरंग क्या है, तो आपको बताया गया था कि जिसमें अल्प समय में लगातार परिमाण और दिशा में परिवर्तन होता है। देखिए कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है, इसको अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। इसमें पिछले क्लास में बात हुआ था और इसका एक और डायग्राम है, देख सकते हैं ये वाला, देखिए इसमें क्या दिख रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पे क्या है, लंबवत। यही आपका अनुप्रस्थ कहलाता है। जो अल्प समय में लगातार परिवर्तित हो, उसका परिमाण और दिशा लगातार बदले, यह अनुप्रस्थ है। और इसमें 2 तरह का गति होता है, याद रखेंगे क्षैतिज लंबवत दोनों होता है। आप देख सकते हैं कि एक आपका चुंबकीय क्षेत्र है, एक क्या है, विद्युतीय क्षेत्र है। तो याद रखेंगे इस तरह के तरंग को कौन सा तरंग कहा जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग। और जितना विद्युत चुंबकीय तरंग है सब अनुप्रस्थ तरंग है, जिसमें लाइट भी आता है, प्रकाश। ठीक है, लाइट के बारे में तो बहुत कुछ सीखे थे, कोई कण बोला था, कोई तरंग बोला था, तरंग में भी अनुदैर्ध्य तरंग बोल दिया था, फिर जाके अनुप्रस्थ उसको माना गया। तो इसका बहुत बड़ा इतिहास है जिस पर बात हो चुका है। कोई दिक्कत बालक, यही आपका डायग्राम है। अब आपको एक और पॉइंट बताए थे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। 2 नंबर पॉइंट में लिखा जाए, विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए, 2 नंबर पॉइंट में लिखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता, विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब इसको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए बालक। जैसे साउंड है, ध्वनि है, हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो यहाँ के मीडियम काम कर रहा है एयर। अगर वैक्यूम रहे तो मेरा आवाज पहुंचेगा आपके पास, नहीं पहुंचेगा। तो याद रखेंगे कि बिना माध्यम का ध्वनि तो पहुंच नहीं रहा है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम का जरूरत नहीं होता है। बिना किसी माध्यम का भी एक जगह से दूसरी जगह गमन कर सकता है। और ऐसे तरंग को यांत्रिक तरंग भी कहा जाता है, मैकेनिकल वेव भी कहा जाता है, और अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है, और विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। सब इसी का नाम है बालक, जिसमें से एक ईवी है, प्रकाश भी है, लाइट है, और बहुत सारा है। ठीक है, रेडियो तरंग है, औरत किरण है, गामा किरण है, सूक्ष्म तरंग है, आपका इंफ्रारेड है, उसके बाद एक्सरेज है। 7 को टोटल लिखेंगे, जिसके बारे में डायग्राम भी हम दिखाए थे। 7 का उत्पत्ति, 7 का तरंग का लंबाई, आवृत्ति, कहाँ कहाँ यूज होता है, उत्पन्न कैसे होता है, सबके बारे में बात करना है। तो बस यही रोकते हैं, बाकी इसका गुण और उपयोग अगले क्लास में हम लोग करें।